हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 86। जैसे ही नंदिनी की कार विला से बाहर निकली, ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से अभिमन्यु की कार विला में आई। इप्शिता अभिमन्यु को देखकर वहीं रुक गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। अभिमन्यु की कार गेट कर रुकी और अभिमन्यु कार से उतरते ही इप्शिता की तरफ देखने लगा। वो अंदर आया और इप्शिता से बोला, क्या बात है इप्शिता, आप यहाँ गेट के पास क्यों खड़ी हैं? इप्शिता ने अभिमन्यु से नजरें नहीं मिलाईं और गेट से बाहर की तरफ देखते हुए बोली, हम नंदिनी को छोड़ने यहाँ आए थे। अभिमन्यु ने ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी से कहा, नंदिनी यहाँ आई थी? आपने हमें बताया नहीं कि आप नंदिनी को बुलाने वाली थीं? इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर उखड़े हुए लहजे में कहा, क्या बताते हम आपसे, हमारे उठने से पहले ही आप यहाँ से चले गए थे और वैसे भी हम घर में अकेले बोर हो रहे थे, इसलिए हमने नंदिनी को बुलाया। पूरे घर में हम अकेले थे तो क्या ही करते, इसलिए नंदिनी को बुलाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके अलावा हम और किसे जानते हैं यहाँ? एक वही तो है जिससे हम खुलकर सारी बातें कर सकते हैं। इतना बोलकर इप्शिता चुपचाप अंदर आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। अभिमन्यु इप्शिता की बातें सुनकर समझ गया कि इप्शिता ने उसे ताना मारा है। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ बोल पाता, इप्शिता अपने कमरे में चली गई। इप्शिता को इस तरह वहां से जाते देखकर अभिमन्यु थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, ये इप्शिता ने मुझे ताना मारा है क्या? शायद आज मैं उन्हें बिना बताए गया, इसलिए उन्हें ये बात बुरी लगी होगी। अभिमन्यु इप्शिता के पीछे जाने लगा और जैसे ही वो उसके कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा इप्शिता अपनी किताबें खोलकर कुछ लिख रही थी। अभिमन्यु इप्शिता को इस तरह लिखते देखकर वहीं कमरे के बाहर रुक गया। उसने अपने मन में कहा, इप्शिता अभी शायद अपने एग्जाम को लेकर टेंशन में है और अगर मैं अभी उनके पास गया और उनसे कोई बात की तो कहीं और ज्यादा टेंशन में न आ जाएं। वो पहले ही अपने एग्जाम को लेकर टेंशन में है, इसलिए अभी मेरा उनसे बात ना करना ही बेहतर होगा। अभिमन्यु इतना सोचकर अपने कमरे में चला गया। इप्शिता ने अपनी किताबें बंद करते हुए कहा, मुझे अभिमन्यु से बात करनी होगी क्योंकि मैंने अवंतिका के बारे में संजय अंकल से पता लगवाया था। अभिमन्यु को तो ये बात पता नहीं होगी और कल जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है मुझे अभिमन्यु से बात करनी चाहिए। इप्शिता इतना सोचकर सीधे अपने कमरे से बाहर निकली और अभिमन्यु के कमरे में गई। उसने दरवाजा खटखटाया। अभिमन्यु अपना सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, इप्शिता आप यहाँ? इप्शिता कमरे के अंदर आई और उसने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अभिमन्यु हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभिमन्यु इप्शिता की बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ मुझे पता है आपको मुझसे क्या बात करनी है। जैसे ही अभिमन्यु ने बात कही, इप्शिता उसे बड़ी हैरानी से देखने लगी। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आप यहाँ अवंतिका के बारे में पूछने आई हैं ना? इप्शिता बहुत ज्यादा हैरान होकर अपने कदम अभिमन्यु की तरफ बढ़ाए और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आपको कैसे पता? अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कल के इंसिडेंट के बाद मुझे पता है आपके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होंगे और आप उसी बारे में मुझसे बात करने आई हैं, है ना? इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम दोनों की इतनी जल्दी शादी होने वाली है तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको अब मुझे अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें बतानी चाहिए? ये मेरे लिए जानना जरूरी है क्योंकि आपने मुझे अपनी लाइफ के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, आपको मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे ना ही आपके प्रेजेंट के बारे में पता है और ना ही आपके पास्ट के बारे में। क्या आपको लगता है कि इस तरह से मुझसे ये सारी बातें छुपाना सही है? अभिमन्यु को उस दिन कॉलेज में इप्शिता किसी लड़के से बात करते हुए याद आया और वो लड़का उसके गले भी लगा था। वे लोग काफी क्लोज लग रहे थे। वो सब कुछ याद करके उसने धीमी आवाज में बोला, आप भी तो मुझसे काफी कुछ छुपाती हैं। इप्शिता ये बात सुनकर थोड़ी चौंक गई और उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? अभिमन्यु ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, अवंतिका के बारे में जानना है ना आपको, बताता हूँ मैं आपको। कल अवंतिका की बात सुनकर आप इतना तो समझ ही गई होगी कि वो मेरी एक्स है। इप्शिता ने अभिमन्यु की आंखों में देखा। वो काफी थका हुआ लग रहा था या फिर शायद मायूस, लेकिन फिर भी उसने इप्शिता के सवाल का जवाब देना जरूरी समझा। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कल अवंतिका ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था। उसकी बात सुनकर इप्शिता हैरान होते हुए बोली, मतलब?
अभिमन्यु ने उसे अपनी पूरी बात समझाते हुए कहा, मेरा मतलब ये है कि हम दोनों ही इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दोनों ही ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने घर वालों की मर्जी से कर रहे हैं। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु ने अपनी बात आगे बोलना जारी रखा। अभिमन्यु ने बात जारी रखते हुए कहा, अवंतिका मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की थी जब तक आप मेरी लाइफ में नहीं आई थीं। अवंतिका मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी और उसके बाद मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आया। अवंतिका ने मुझे पृथ्वी की वजह से डंप किया और मैं आपको सच बताऊं तो मैं अवंतिका से बहुत प्यार करता था और शायद आज भी करता हूं। मैं उसे ओवरकम नहीं कर पाया हूं। वो आज भी अगर मेरी आंखों के सामने आती है तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके लिए मैंने जैसा फील किया है आज तक मैंने कभी किसी भी लड़की के लिए फील नहीं किया। और सच बताऊं तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए कल वो मेरी आंखों के सामने आई तो भले ही मुझे उस पर गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसे कोई जवाब भी नहीं दे पाया। इप्शिता अभिमन्यु की बातें सुनकर बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और जैसे जैसे अभिमन्यु अवंतिका के बारे में उसे बता रहा था वो सब सुनकर इप्शिता का दिल बैठता जा रहा था। अभिमन्यु ने जब ये बात कही कि वो अवंतिका को अभी भी नहीं भुला पाया है, ये बात सुनकर इप्शिता को काफी दुख हुआ। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखकर कहा, दरअसल मैं अवंतिका को भूल नहीं पाया हूँ और ना ही उसके धोखे को। मैंने अवंतिका से इतना प्यार किया था कि मैं उससे शादी करने के लिए भी तैयार था। यहाँ तक कि मैंने माँ से भी शादी की बात कर ली थी। हालांकि माँ मेरी शादी के लिए राजी नहीं थी, मगर फिर भी मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की और जब मैंने बहुत मुश्किल से माँ को मनाया उसी टाइम पर वो मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था क्योंकि माँ मुझसे यही बोल रही थी कि वो मेरे लिए सही नहीं है और आखिरकार वो सही साबित हुई और अवंतिका की वजह से मैं गलत। अभिमन्यु की बात सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था वो अभिमन्यु को दिलासा दे या फिर उसकी बात का कोई जवाब दे, इसलिए इप्शिता ने चुप रहना ही सही समझा। अभिमन्यु जैसे ही अपनी बात बोलकर चुप हुआ, इप्शिता ने अभिमन्यु को सहानुभूति देते हुए कहा, थैंक यू, आपने मुझ पर भरोसा किया और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे शेयर की। इतना बोलकर इप्शिता चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसने बेड पर बैठकर अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांधते हुए कहा, अभिमन्यु अभी भी अपनी एक्स को नहीं भूल पाया है, तो फिर उसने मुझे किस किया और अगर उसे आज भी अवंतिका से उतना ही प्यार है तो क्या वो शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे भी पाएगा या नहीं। इप्शिता को अभिमन्यु की बातें सुनकर काफी बुरा लगा था। इप्शिता फिलहाल ये बात समझ नहीं पा रही थी। उसने खुद को समझाते हुए कहा, मुझे अभिमन्यु की ये बातें सुनकर इतना बुरा क्यों लग रहा है। वैसे भी मैं कौन सा अभिमन्यु से प्यार करती हूँ। मैंने भी तो उसे जो किस किया वो अवंतिका को दिखाने के लिए ही किया था, तो फिर अब मैं ये सारी बातें सोचकर इतना बुरा क्यों फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। मैं अभिमन्यु की बातों से हर्ट हुई हूँ और वैसे भी हम दोनों तो शादी भी सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से ही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे इस तरह से उनकी बात सुनकर ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं इस तरह अभिमन्यु की बातों से प्रभावित नहीं हो सकती। इप्शिता खुद को ये सारी बातें समझा रही थी। तभी उसने कहा, हमारी और अभिमन्यु की शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। मुझे शायद अभिमन्यु से ज्यादा कोई उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए और ना ही इस शादी से। इप्शिता ने इतना बोलकर एक गहरी सांस ली और उसने धीमी आवाज में कहा, कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, इसलिए मुझे अपने एग्ज़ाम पर ही फोकस करना चाहिए और इस एग्ज़ाम के बाद मैं वापस घर जाऊंगी तो फिर शादी अभिमन्यु से होनी ही है और फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां ही निभानी है। तो बेहतर होगा कि मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में ना सोचूं। इप्शिता इतना बोलकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर फोकस करने लगी। फिर भी बार बार इप्शिता के दिमाग में किस की ही बात आ रही थी। इप्शिता ने खुद को डांटते हुए कहा, क्यों मैं बार बार उनके बारे में सोच रही हूँ। जब अभिमन्यु के दिल में मैं नहीं बल्कि वो अवंतिका ही है तो फिर उस किस का भी कोई मतलब नहीं है। मुझे वो सब भूल जाना चाहिए। शायद वो किस अभिमन्यु ने हॉट ऑफ द मोमेंट में कर दी होगी। अब मैं उस किस के बारे में नहीं सोचूंगी। इप्शिता इतना बोलकर बिल्कुल शांत होकर बैठ गई, लेकिन चाहे वो खुद को कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, उसके मन में कहीं ना कहीं अवंतिका को लेकर थोड़ा गुस्सा तो था ही और वो अभिमन्यु से बात करने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे अभिमन्यु की बातें प्रभावित कर रही थीं। इप्शिता इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन सुबह इप्शिता एग्जाम के लिए निकल रही थी। तभी अभिमन्यु इप्शिता के साथ उसे कॉलेज तक छोड़ने गया।
इप्शिता ने पूरे रास्ते अभिमन्यु से कुछ भी नहीं कहा। अभिमन्यु भी इप्शिता से जबरदस्ती कुछ नहीं बोलना चाहता था। इप्शिता जैसे ही कॉलेज के अंदर जाने के लिए कार से बाहर उतरी, तभी अभिमन्यु भी दूसरी तरफ से बाहर निकलते हुए बोला, इप्शिता, बेस्ट ऑफ लक। इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनी और उसकी तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, थैंक यू। इतना बोलकर इप्शिता चुपचाप कॉलेज के अंदर चली गई। अभिमन्यु इप्शिता के व्यवहार को देखकर ही समझ गया था कि वो शायद कल रात की बात से परेशान हो गई है। अभिमन्यु ने सोचा, शायद मुझे इप्शिता से ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि मैं अभी भी अवंतिका को पूरी तरह भूल नहीं पाया हूँ। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब शादी तो मुझे इप्शिता से ही करनी है। मैं माँ को दिए हुए वचन को तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन हाँ, इप्शिता को मैं समझा जरूर सकता हूँ। वैसे भी अब जब वो मेरी पत्नी बनने वाली है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें अनवांटेड फील ना होने दूं और उन्हें सिक्योर फील कराऊं। इसके लिए मुझे कुछ तो करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगले दिन सुबह इप्शिता परीक्षा देने निकली। अभिमन्यु भी उसके साथ कॉलेज छोड़ने गया। इप्शिता ने पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु भी जबरदस्ती कुछ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए कार में सन्नाटा छाया रहा। दोनों एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे थे। इप्शिता जानबूझकर खिड़की से बाहर देख रही थी। कॉलेज पहुंचते ही कार गेट पर रुकी और इप्शिता बाहर उतरी। उतरते ही अभिमन्यु दूसरी तरफ से बाहर निकलते हुए बोला, इप्शिता, बेस्ट ऑफ लक। इप्शिता ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाते हुए धीरे से बोली, थैंक यू। इतना कहकर इप्शिता कॉलेज के अंदर चली गई। अभिमन्यु उसके व्यवहार से समझ गया कि वो कल रात की बात से परेशान है। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, शायद हमें इप्शिता से ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि हम अभी भी अवंतिका को पूरी तरह भूल नहीं पाए हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब शादी इप्शिता से ही करनी है। हम माँ सा को दिए वचन को नहीं तोड़ सकते, लेकिन हाँ, इप्शिता को समझा सकते हैं। वैसे भी अब जब वो हमारी पत्नी बनने वाली है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें अनवांटेड फील ना होने दें और उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। ये सोचकर अभिमन्यु कार में बैठा। तभी उसे एक विचार आया और उसने कहा, हाँ, ये सही रहेगा। इसी बहाने इप्शिता के साथ थोड़ा समय बिता पाएंगे। इप्शिता काफी परेशान थी, इसलिए उसका एग्जाम पहले के जितना अच्छा नहीं गया, लेकिन ठीक-ठाक था। उसे विश्वास था कि वो पास हो जाएगी। एग्जाम खत्म करने के बाद नंदिनी के साथ वो हॉल से बाहर निकल ही रही थी कि ध्रुव वहां खड़ा दिखा। वो ऐसा लग रहा था मानो वो उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा हो। इप्शिता और नंदिनी ध्रुव के पास जाकर बोली, क्या बात है ध्रुव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारा एग्जाम भी था, फिर तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? ध्रुव ने नंदिनी और इप्शिता दोनों को साइड हग करते हुए कहा, अरे, तुम दोनों का आज आखिरी एग्जाम था ना, और ईशु, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, तो फिर तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें गुड बाय बोलने आ जाऊं। इप्शिता ध्रुव की बात सुनकर बेमन से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ कि आ गए तुम, वरना सच में अब शायद ही हमें दोबारा मुंबई आने का मौका मिले। ध्रुव इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, लेकिन सच बताऊं तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली, हम भी। ध्रुव और इप्शिता बात ही कर रहे थे कि ध्रुव का एक दोस्त आया और उसने कहा, ध्रुव, तूने एक मॉडल से बात करने को कहा था ना, मैंने उसे बुलाया है, चलो मिल लेते हैं। ये सुनकर इप्शिता और नंदिनी एक दूसरे की ओर देखकर खुश होते हुए बोली, चलो, तुम्हें तुम्हारी मॉडल मिल गई। ध्रुव काफी मायूसी से बोला, क्या करूं, अब किसी ना किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो साफ मना कर दिया है। इप्शिता अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, क्या करूं, हमारे पास और कोई विकल्प होता तो शायद हम तुम्हें इस तरह मना नहीं करते, लेकिन क्या बताएं, शायद मॉडलिंग हमारी किस्मत में नहीं है, और जब किस्मत में नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। ध्रुव इप्शिता की आंखों में देखने लगा। नंदिनी और ध्रुव दोनों उसकी भावनाओं को समझ रहे थे कि वो अपना सपना छोड़कर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी घर वालों की वजह से वो अपने सपने की कुर्बानी दे रही थी। नंदिनी ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, ओहो, कोई बात नहीं ईशु, हो सकता है भविष्य में तुझे दोबारा मॉडलिंग का मौका मिल जाए। इप्शिता ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बेकार की बातें मत करो नंदिनी, और चलो, काफी समय हो गया है। अच्छा ध्रुव, अब हम चलते हैं, बाय।
नंदिनी कुछ बोलने ही वाली थी कि इप्शिता ने उसे मौका नहीं दिया और वहां से निकल गई। नंदिनी ने देखा कि इप्शिता के लिए कार पहले से ही खड़ी थी। नंदिनी ने कहा, ठीक है, तू भी चल, मैं भी बहुत थक गई हूँ और एग्जाम खत्म हुए हैं तो थोड़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ, और तू घर पहुंचकर मुझसे बात करना। इप्शिता ने सिर हिलाया और नंदिनी हॉस्टल के लिए निकल गई। इप्शिता कार में बैठ गई। उसने देखा अभिमन्यु ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इप्शिता अभिमन्यु को देखकर बोली, आप? इप्शिता तुरंत कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और अभिमन्यु की बगल वाली सीट पर बैठते हुए बोली, सॉरी, हमें लगा आप नहीं हैं, इसीलिए हम पीछे बैठ गए। अभिमन्यु ने कहा, कोई बात नहीं। इतना कहकर अभिमन्यु ने गाड़ी चलाना शुरू किया। इप्शिता ने धीमी आवाज में पूछा, आप यहाँ हमें लेने क्यों आए? ड्राइवर को क्यों नहीं भेजा आपने? अभिमन्यु ने कहा, क्योंकि हमें आपके साथ थोड़ा समय बिताना था, इसलिए हमने सोचा आपको कहीं बाहर ले चलें। इप्शिता हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, कहीं बाहर मतलब हम घर नहीं जा रहे हैं क्या? अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। इप्शिता थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछी, तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम? अभिमन्यु ने कहा, बस थोड़ी देर वेट करिए, अभी खुद ही आपको पता चल जाएगा। इप्शिता ने ये सुनकर कुछ नहीं बोला और खिड़की से बाहर देखने लगी। इप्शिता ने मन में सोचा, हमारे साथ समय क्यों बिताना चाहते हैं अभिमन्यु? जब उनके दिल में अभी भी अवंतिका है तो फिर क्या फायदा हमारे साथ समय बिताकर? इप्शिता के मन में यही बातें चल रही थी। वो अभिमन्यु की ओर नहीं देख रही थी। थोड़ी देर में अभिमन्यु ने एक बीच पर कार रोकी और दरवाजा खोलकर इप्शिता की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलिए। इप्शिता कार से बाहर निकलते हुए बोली, आप हमें यहाँ बीच पर क्यों ले आए हैं? अभिमन्यु ने कहा, अब कल हमें यहाँ से उदयपुर जाना है तो हमने सोचा आपको कहीं घुमा लाते हैं। मुंबई की कोई यादगार पल तो हो हमारे पास। इप्शिता ने कहा, हम कल ही वापस चल रहे हैं। अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमने तो फ्लाइट टिकट बुक कर ली हैं। क्या आपको अभी नहीं चलना? अगर आपको कुछ दिन और यहाँ रुकना हो तो बताइए, हम कैंसिल कर देंगे। इप्शिता ने मना करते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है टिकट कैंसिल करने की। वैसे भी अब एग्जाम खत्म हो गए हैं तो यहाँ रुककर हम क्या ही करेंगे। इप्शिता इतना कहकर चुपचाप आगे चलने लगी। तभी अभिमन्यु ने कहा, इप्शिता, वैसे आप तो काफी समय यहाँ रही हैं, तो आप तो इस तरह के बीच पर आती ही होंगी ना? इप्शिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम नंदिनी और अपने दोस्तों के साथ कई बार यहाँ आ चुके हैं। इप्शिता इतना बोलते हुए सीधे चल रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, तो बताइए, आप यहाँ क्या क्या खा सकती हैं? इप्शिता हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, लेकिन आपको तो ऐसे रोड साइड का खाना पसंद नहीं है, तो फिर आप कैसे खाएंगे? अभिमन्यु धीमी आवाज में बोला, अरे, आपके साथ तो हम कहीं पर कुछ भी खा लेंगे। इप्शिता ने ये सुनकर उसकी ओर देखने लगी। उसने अभिमन्यु की बात सुन ली थी, फिर भी पूछा, क्या कहा आपने? अभिमन्यु ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बताइए, आप जब अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती हैं तो क्या खाती थीं? जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात पूछी, इप्शिता की नज़र बीच के किनारे एक छोटे से स्टॉल पर लगे भुट्टा भून रहे अंकल पर पड़ी। इप्शिता उन्हें देखकर खुश होते हुए बोली, आप भुट्टा खाएंगे? अभिमन्यु ने कहा, क्या आपको भुट्टा खाना पसंद है? हमने तो आज तक नहीं खाया ऐसे बाहर का। इप्शिता ने कहा, हाँ, मुझे भुट्टा बहुत पसंद है। चलिए, आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, शायद आपको अच्छा लग जाए। इप्शिता ने इतना कहा और उस भुट्टे के स्टॉल पर जाकर बोली, भैया, 2 भुट्टे लगाइए, एक स्पाइसी रखिएगा और एक नॉर्मल। वो आदमी गरम गरम भुट्टे बनाकर इप्शिता को देने लगा। इप्शिता ने उसे पैसे दिए। वो अभिमन्यु को भुट्टा पकड़ाते हुए बोली, मैंने आपका नॉर्मल रखवाया है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है, आप इसे आराम से खा लेंगे। अभिमन्यु उसे लेते हुए बोला, थैंक्स। अभिमन्यु को ये जानकर अच्छा लगा कि इप्शिता को याद था कि वो स्पाइसी नहीं खा पाता था। इप्शिता पास में बनी बेंच पर बैठ गई। अभिमन्यु भी उसके बगल में बैठा। इप्शिता आराम से भुट्टा खा रही थी। अभिमन्यु को थोड़ा अजीब लग रहा था। जब उसने उसे ट्राई किया तो उसे वो काफी अच्छा लगा। उसने इप्शिता की ओर देखकर कहा, वैसे मानना पड़ेगा, आपका टेस्ट काफी अच्छा है। तभी अभिमन्यु ने कहा, एक्चुअली हम आपसे कल की बात को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। इप्शिता ये सुनकर खाते खाते रुक गई और हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। तभी अभिमन्यु ने कहा, एक्चुअली हमने आपसे जो कहा उसे लेकर बिल्कुल भी असुरक्षित मत महसूस करिएगा। एक्चुअली अवंतिका हमारा अतीत थी और हम अपने अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य में नहीं लाना चाहते। हमने आपको वो सारी बातें इसलिए बता दी ताकि शादी के बाद आपको ऐसा न लगे कि हमने आपसे कुछ छुपाया है।
इप्शिता अभिमन्यु की ओर थोड़ी कंफ्यूज होकर देख रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, एक्चुअली जब अवंतिका हमें छोड़कर गई थी, उसके बाद से ही हमने सोच लिया था कि अब हमारी जिंदगी में और कोई भी लड़की नहीं आएगी। लेकिन जब मासा ने आपको हमारे लिए चुना तो हम उन्हें मना नहीं कर पाए, क्योंकि कुंवर की जिम्मेदारियां और कई वजह से हमारी शादी होना जरूरी है। लेकिन अब हमें लग रहा है शायद मासा ने सही फैसला लिया है। अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनकर इप्शिता थोड़ी खुश हुई। तभी अभिमन्यु ने कहा, हमने कल जिस तरह से अवंतिका को लेकर बात की, वो सुनकर किसी का भी बुरा मानना जायज था, और आप तो अब हमारी होने वाली पत्नी हैं, तो हमें लगा शायद आपको भी हमारी बात बुरी लगी होगी। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि इप्शिता ने विषय बदलते हुए कहा, आपने हमसे आकर ये बात कही उसके लिए थैंक्स, लेकिन आपको अब कुछ भी और कहने की जरूरत नहीं है। हम समझ चुके हैं कि अवंतिका आपकी जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण थी। अभिमन्यु ने कहा, हाँ थी, क्योंकि हमने उसके अलावा किसी भी लड़की के साथ अपना भविष्य नहीं सोचा था। इप्शिता अवंतिका के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उठकर खड़ी हुई और बात बदलते हुए अभिमन्यु की ओर देखकर बोली, कभी आपने बीच की रेत पर नंगे पैर चलकर देखा है? अभिमन्यु ने धीरे से सिर हिलाया। इप्शिता ने झुककर अपनी सैंडल उतारी और अभिमन्यु की ओर देखते हुए बोली, हाँ पता था मुझे, आपने नहीं किया होगा, इसलिए अभी हमारे साथ एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत रिलैक्स फील होता है। रेत की हल्की गर्माहट जब पैरों पर लगती है तो शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, एक बार ट्राई करके देखिए। इतना बोलते हुए उसने अभिमन्यु का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और अभिमन्यु उसके चेहरे की ओर देखने लगा। वो काफी खुश लग रही थी और उसे खुश देखकर अभिमन्यु को भी अच्छा लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में ये ख्याल आया कि इप्शिता को हमेशा इस तरह खुश रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था और हमेशा उसे ऐसे खुश मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता अवंतिका के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उठकर खड़ी हुई और बात बदलते हुए अभिमन्यु की ओर देखकर बोली, कभी आपने बीच की रेत पर नंगे पांव चलकर देखा है? अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनकर धीरे से सिर हिलाकर ना कहा। इप्शिता ने झुककर अपनी सैंडल उतारी और अभिमन्यु की ओर देखते हुए बोली, हाँ पता था, हमें तो किया होगा, इसलिए अभी हमारे साथ एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत रिलीफ मिलता है। रेत की हल्की गर्माहट जब पैरों पर लगती है तो बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, एक बार ट्राई करके देखिए। इतना कहते हुए उसने अभिमन्यु का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। अभिमन्यु एकदम उसके चेहरे की ओर ही देखने लगा। वो काफी खुश लग रही थी और उसे खुश देखकर अभिमन्यु को भी अच्छा लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में ये ख्याल आया कि इप्शिता को हमेशा इस तरह खुश रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता था और हमेशा उसे ऐसे खुश मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए ना कहा, नहीं, हमें आदत नहीं है, हमें नहीं लगता हमारा ये ट्राई करना सही होगा। एक्चुअली हमें नंगे पैर चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इप्शिता ने थोड़ा जोर देते हुए कहा, एक बार हमारे कहने पर ट्राई तो करिए। इप्शिता के दोबारा कहने पर अभिमन्यु भी मना नहीं कर पाया और अपने जूते और मोजे उतारने लगा। उसके बाद अभिमन्यु ने गर्म रेत पर अपना पैर रखा और सच में उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसने इप्शिता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो सच में काफी रिलैक्सिंग है। इप्शिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, उठिए। उसने अभिमन्यु को खड़ा किया और उसका हाथ पकड़कर वहीं रेत पर चलने लगी। इप्शिता ने ये सब कुछ पहले से नहीं सोचा था, लेकिन अभी वो बस अवंतिका का विषय खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने अभिमन्यु को इस तरह रेत पर चलने के लिए कहा। अभिमन्यु भी बिना कुछ कहे चुपचाप इप्शिता का हाथ पकड़कर उस रेत पर चल रहा था। तभी इप्शिता ने अपने मन में सोचा, पता नहीं क्यों हमें अवंतिका के नाम से इतनी चिढ़ हो रही है। आज से पहले तक तो हम किसी का भी नाम सुनकर इस तरह से नहीं चिढ़ते थे, तो फिर जब अभिमन्यु अवंतिका का नाम लेते हैं तो हमें इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? इप्शिता के दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी। तभी अभिमन्यु ने इप्शिता की ओर देखकर अपने मन में सोचा, शायद इप्शिता अभी भी अवंतिका के बारे में ही सोच रही है, हमें उनसे अवंतिका के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। अभिमन्यु को भी ये बात समझ आ रही थी। तभी उसने इप्शिता की ओर देखा और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया।
जैसे ही इप्शिता ने देखा कि अभिमन्यु उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा रहा है तो वो हैरानी से अभिमन्यु की ओर देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्शिता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, आप आइसक्रीम खाएंगी? इप्शिता ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर आपका मन है तो आप ले आइए। क्यों, आपका मन नहीं है क्या? अभिमन्यु ने पूछा। इप्शिता ने फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, वो बस हमने सोचा नहीं था आइसक्रीम खाने के बारे में। अभिमन्यु ने इप्शिता को वहीं बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, आप वापस जाकर बेंच पर बैठिए, हम अभी आइसक्रीम लेकर आते हैं। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो बेंच की ओर जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने खेल रहे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो अकेला वहाँ पानी में उछल रहा था। तभी उसे एक छोटी सी मछली दिखी, जो शायद लहर से बहते हुए किनारे पर आ गई थी। उसने उस छोटी सी मछली को उठाते हुए कहा, वाह, ये तो कितनी प्यारी सी फिश है। वो थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो वहाँ पर एक और मछली थी। उस छोटे से बच्चे ने उस मछली को भी उठा लिया। इप्शिता उसे इस तरह मछलियां इकट्ठा करते देखकर मुस्कुराने लगी। तभी पानी की एक तेज लहर आई और वो बच्चा पानी में गिर गया। इप्शिता उस बच्चे को ही देख रही थी कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो बच्चा पानी में डूबने लगा। इप्शिता ने आसपास देखा लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इप्शिता जल्दी से भागते हुए उस बच्चे की ओर गई। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कोई है यहाँ पर, उस बच्चे को बचाओ, वो डूब रहा है। वो बच्चा पानी की लहर के साथ और अंदर की ओर डूबता जा रहा था। इप्शिता ने देखा कि किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी तो वो खुद ही पानी के अंदर उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ी। तभी इप्शिता ने सोचा, हमें तो तैरना नहीं आता, अगर इस बच्चे को बचाने में हम ही डूब गए तो? इप्शिता इतना सोचकर एक पल के लिए रुकी और उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी इप्शिता ने बिना कुछ सोचे समझे पानी के अंदर छलांग लगाई। वो उस बच्चे को पकड़ने लगी। वो बच्चा पानी में डूब रहा था। इप्शिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और वो तैरता हुआ किनारे पर आया। इप्शिता की सांस काफी तेज हो गई थी। इप्शिता ने अपने मुंह पर से बाल हटाए। इप्शिता के पूरे बाल और कपड़े पानी में भीग गए थे। उसे सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। अभिमन्यु ने इप्शिता की पीठ पर अपना हाथ रखकर धीरे से उसकी पीठ सहलाई। अभिमन्यु ने घबराते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना? इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो भी अभिमन्यु की ओर देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा किया। इप्शिता काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो उठकर खड़ी हुई तभी वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने वाली थी कि अभिमन्यु ने उसे संभाला और इप्शिता को अपनी गोद में उठाकर उसे सीधे बेंच पर ले आया। उसने इप्शिता के कपड़े देखे, वे पूरे भीग गए थे। अभिमन्यु ने अपना कोट उतारकर इप्शिता के कंधों पर डालते हुए गुस्से से कहा, इप्शिता, आप पागल हैं क्या? आपको जब तैरना नहीं आता तो फिर आप पानी में क्यों गई? इप्शिता ने धीमी आवाज में कहा, वो बच्चा डूब रहा था, अगर हम उसे बचाने नहीं जाते तो शायद वो मर जाता। इप्शिता इतना बोलकर चुप हुई। अभिमन्यु ने इप्शिता को डांटते हुए कहा, लेकिन आपको तैरना नहीं आता ना, तो आप इस तरह से किसी को बचाने कैसे जा सकती हैं, वो भी इतने गहरे पानी में? अभी अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हमारा मतलब है कि हम आपके माँ बाप को क्या जवाब देते? इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। उसने अभिमन्यु के चेहरे की ओर देखा, वो अभी भी काफी गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी नजरें नीचे झुकाकर दबी हुई आवाज में कहा, आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था कि हम एक लहर से इतनी गहराई में चले जाएंगे और हम अपने सामने उस छोटे से बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए हमें पानी में जाना पड़ा। अभिमन्यु इप्शिता की बात सुनकर इप्शिता की आंखें डालकर देखने लगा। अभिमन्यु ने अपने मन में सोचा, कोई दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकता है? ये लड़की बिल्कुल पागल है। अभिमन्यु इप्शिता को देखकर ये बात अपने मन में सोच ही रहा था कि इप्शिता ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और देखा कि अभिमन्यु उसे घूर कर देख रहा है, तो इप्शिता को लगा कि शायद वो उसे फिर से डांटने वाला है। इसलिए इप्शिता ने पहले ही माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, हमने बोला ना, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। आप प्लीज हमें ऐसे घूरकर देखना बंद करिए, हमें डर लग रहा है। इप्शिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए अब हम जल्दी घर वापस चलते हैं, वरना आपको ठंड लग जाएगी। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो झुककर अपनी सैंडल उठाने लगी। उसने अभिमन्यु से और कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप कार के पास आई और कार का दरवाज़ा खोलकर कार की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गई।
थोड़ी ही देर में इप्शिता और अभिमन्यु घर पहुंचे। इप्शिता तुरंत घर के अंदर आई। इप्शिता की गीले कपड़ों की वजह से उसे हल्की ठंड लग रही थी। जैसे ही इप्शिता घर के अंदर पहुंची, उसे एक तेज छींक आई। उसे इस तरह छींकते देखकर अभिमन्यु ने पूछा, आपको सर्दी हो गई क्या? इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो तो बस छोटी सी छींक थी, हम चेंज कर लेते हैं। अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और इप्शिता तुरंत अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। अभिमन्यु भी अपने कमरे में गया क्योंकि उसके कपड़े भी गीले थे। इप्शिता ने कपड़े बदले, लेकिन उसे ठंड लग रही थी। इप्शिता तेज आवाज में छींकी। उसने टिश्यू पेपर लेकर अपनी नाक पोंछी। उसने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु शायद ठीक कह रहे थे, हमें सर्दी हो गई है। इप्शिता इतना बोलकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। तभी इप्शिता का फोन बजा। उसने अपना मोबाइल फोन उठाकर देखा तो उसमें उदय की कॉल आ रही थी। इप्शिता ने जल्दी से कॉल रिसीव की और खुश होते हुए बोली, उदय भाई, कैसे हैं आप? उदयवीर ने इप्शिता की आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हम बहुत अच्छे हैं। हमारी इशी कैसी हैं? आप और आज तो हमारी इशी के एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं ना? इप्शिता ने उदय की बात सुनकर जवाब दिया, हाँ भाई, एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं। इप्शिता इतना ही बोली थी कि उसे फिर से छींक आ गई। इप्शिता के छींकने की आवाज़ सुनकर उदय ने कहा, क्या बात है, आपको जुकाम हुआ है क्या इशी? कुछ ठंडा खाया आपने? इप्शिता ने उदय को समझाते हुए कहा, अरे नहीं भाई, हमने कुछ ठंडा नहीं खाया है। हम एक्चुअली पानी में थोड़ा भीग गए थे, इस वजह से शायद थोड़ी ठंड लग गई है। उदय ने पूछा, कैसे भीग गई? वहां पर बारिश हो रही थी क्या? इप्शिता ने अपने मन में सोचा, ये उदय भाई भी कितने सवाल करते हैं। अब हम इन्हें ये तो नहीं बता सकते कि हम खुद ही जाकर पानी में कूद गए थे, जिसकी वजह से हमें सर्दी हो गई, क्योंकि अगर हमने ये बताया तो भाई और ज्यादा फिक्र करेंगे। इप्शिता ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला तो दूसरी तरफ से उदय की आवाज आई, क्या हुआ इशी, आप हमारी बात सुन रही हैं ना? इप्शिता ने बात संभालते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, हम सुन रहे हैं और वो बस थोड़ा सा ही भीगे थे, आप फिक्र मत करिए, हम ठीक हैं। उदय ने भी फिर आगे कुछ नहीं पूछा। ठीक है, ध्यान रखो और थोड़ी अदरक वाली चाय पी लो, आराम मिलेगा इससे। इप्शिता ने भी उसकी बात सुनकर कहा, जी भाई, हम पी लेंगे। वैसे आप बताइए, आपने हमें कॉल क्यों किया था? क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 8-9। उदय के पूछने पर इप्शिता ने कहा, अरे नहीं भाई, हमने कुछ ठंडा नहीं खाया है। हम एक्चुअली पानी में थोड़े भीग गए थे, इस वजह से शायद थोड़ी ठंड लग गई है। उदय ने पूछा, कैसे भीग गई? वहां पर बारिश हो रही थी क्या? इप्शिता ने अपने मन में सोचा, ये उदय भाई भी कितने सवाल करते हैं। अब हम इन्हें ये तो नहीं बता सकते कि हम खुद ही जाकर पानी में कूद गए थे, जिसकी वजह से हमें सर्दी हो गई, क्योंकि अगर हमने ये बताया तो भाई और ज्यादा फिक्र करेंगे। इप्शिता ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ से उदय की आवाज आई, क्या हुआ इशी, आप हमारी बात सुन रही हैं ना? इप्शिता ने बात संभालते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, हम सुन रहे हैं और वो बस थोड़ा सा ही भीगे थे, आप फिक्र मत करिए, हम ठीक हैं। उदय ने पूछा, ठीक है, ध्यान रखो और थोड़ी अदरक वाली चाय पी लो, आराम मिलेगा इससे। इप्शिता ने भी उसकी बात सुनकर कहा, जी भाई, हम पी लेंगे। वैसे आप बताइए, आपने हमें कॉल क्यों किया था? उदय ने जवाब देते हुए पूछा, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि तुम वापस कब आ रही हो। तुम्हारे सारे एग्जाम्स तो खत्म ही हो गए हैं और तुम्हें पता है, यहाँ पर मम्मी और पापा शादी की तैयारी में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। इप्शिता ने बताया, हाँ भाई, आप फिक्र मत करिए, हम कल ही वापस आ रहे हैं। उदय खुश होते हुए बोला, ठीक है, फिर जल्दी आओ, हम दोनों ने तुम्हें बहुत मिस किया है, हम तुम्हारा वेट करेंगे। उसने उदय की बात का जवाब देते हुए कहा, भाई, हमने भी आपको बहुत मिस किया है, हम कल आपसे मिलते हैं और वैसे भी अभी हमें अपनी पैकिंग करनी है। उदय ने कहा, ठीक है, तुम आराम से पैकिंग कर लो, हम बाद में तुमसे बात करते हैं। इतना बोलकर उदय ने कॉल कट कर दिया। इप्शिता के सिर में हल्का दर्द हो रहा था, उसे बार बार छींक आ रही थी। उसने अपना बैग निकाला और अलमारी खोलकर उसमें से अपना एक एक सामान अपने सूटकेस में रखते हुए बोली, शायद उदय भाई सही कह रहे हैं, हमें सर्दी हुई है और अगर हम अदरक वाली चाय पिएंगे तो शायद थोड़ा आराम मिले।
इप्शिता अपनी पैकिंग कर रही थी। इप्शिता को एक तेज छींक आई। अभिमन्यु, जो इप्शिता के कमरे के पास से निकल रहा था, उसने जैसे ही इप्शिता की आवाज सुनी, वो इप्शिता के कमरे में आया। उसने देखा इप्शिता अपने कपड़ों की पैकिंग कर रही थी। अभिमन्यु उसके पास आकर बोला, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना इप्शिता? अभिमन्यु की आवाज सुनकर इप्शिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। अभिमन्यु को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। वो आगे बढ़कर उसके पास आया और उसे पैकिंग करते हुए देखकर बोला, ये क्या कर रही हैं आप? इप्शिता ने कहा, अपने ही तो बताया था, टिकट बुक कर ली है और हमारी कल की फ्लाइट है ना, तो हम बस अपना सामान पैक कर रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? आप शांता काकी को बोल देती, वो कर देती ये सब। इप्शिता अभिमन्यु की बात जवाब देने जा ही रही थी कि तभी उसे तेज छींक आई। उसने अपना हाथ मुंह पर लगाते हुए कहा, सॉरी, लेकिन हमने सोचा हमारे थोड़े से ही तो कपड़े हैं, पैक करने में कितनी देर लगेगी, तो इसके लिए क्यों हम शांता काकी को परेशान करें, और वैसे भी वो तो पहले ही इतना काम करती हैं। हमने सोचा कि ये तो हम खुद ही कर लेंगे। अभिमन्यु इप्शिता को इस तरह छींकते देखकर बोला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, और वैसे भी आपकी तबीयत हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। इप्शिता बैठकर अपना सर पकड़ते हुए बोली, हाँ, शायद पानी में गिरने की वजह से थोड़ी ठंड लग गई है और इस वजह से हमारा सर भी थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन शायद हम रात में सोएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अभिमन्यु इप्शिता की बात सुनकर उसके करीब आया। इप्शिता की नाक एकदम लाल हो गई थी। अभिमन्यु ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने इप्शिता के माथे पर अपना हाथ लगाकर उसके बुखार को चेक करते हुए कहा, इप्शिता, आपको तो फीवर भी है। इप्शिता ने अपना गाल छुआ और उसे मना करते हुए कहा, नहीं, फीवर नहीं है, हाँ, बस हल्की सी बॉडी वार्म है, कभी कभी ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। अभिमन्यु ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, कुछ नॉर्मल नहीं, आपको सच में फीवर है, और ऐसे में आप ट्रैवल कैसे कर पाएंगी? इप्शिता उठकर खड़ी हुई और उसने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, हम ट्रैवल कर लेंगे, इट्स फाइन। इप्शिता ये सब बोल ही रही थी कि तभी इप्शिता को चक्कर आया और वो गिरने ही वाली थी। अभिमन्यु ने जल्दी से ही इप्शिता की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे संभाल कर बैठाते हुए कहा, नहीं, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे में आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगी और हम आपको ट्रैवल करने भी नहीं देंगे, इसलिए ये सब पैकिंग करना छोड़िए और अभी बस रेस्ट करिए। अभिमन्यु ने इतना बोलकर इप्शिता को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाते हुए कहा, आप चुपचाप रेस्ट करिए, हम अभी आपके लिए अदरक वाली चाय और मेडिसिन भिजवाते हैं। इप्शिता अभिमन्यु को मना करने के लिए कुछ बोलने जा ही रही थी कि अभिमन्यु ने इप्शिता के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, श्श, कुछ नहीं कहेंगी, आप बस चुपचाप आंखें बंद करिए और रेस्ट करिए। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्शिता के कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि उसने अपना मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, हेलो, हमारी कल की फ्लाइट की टिकट कैंसिल करो। अभिमन्यु किसी से फोन पर बात कर रहा था और इप्शिता ने उसकी ये बात सुन ली। तभी अभिमन्यु ने कहा, हाँ, हम तुम्हें बता देंगे कि क्या बुक करनी है, ठीक है? इतना बोलकर अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, अभिमन्यु ने हमारी वजह से फ्लाइट कैंसिल कर दी। इप्शिता इतना सोचकर काफी खुश हो गई और उसने अपने मन में कहा, अभिमन्यु चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उन्हें हमारी फिक्र तो है। इप्शिता इतना सोचकर मुस्कुराई और तभी उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, उन्हें मेरी फिक्र नहीं है, वो बस शायद अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इतना बोलकर उसने अपना सर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु इप्शिता के लिए फीवर की मेडिसिन लेकर आया। उसने मेडिसिन इप्शिता के आगे बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, ये खाइए ताकि आपका फीवर जल्दी उतर जाए। इप्शिता ने अभिमन्यु की बात मान ली और उसने वो मेडिसिन खा लिया। थोड़ी देर में इप्शिता को नींद आ गई और इप्शिता अपने बेड और आराम से सो गई। उसे सुलाकर अभिमन्यु भी अपने रूम से बाहर निकल आया, लेकिन उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। वो ये सोच रहा था कि कहीं वो टाइम पर ना पहुंच पाता और अगर इप्शिता पानी में डूब जाती, उसे ज्यादा कुछ हो जाता तो। ये सब सोचकर उसे बहुत डर लग रहा था। लाइफ में पहली बार वो किसी और को लेकर इतना परेशान था। शाम को इप्शिता की आंख खुली और वो अब पहले से काफी बेहतर फील कर रही थी। उसने उठकर देखा, उसके दोनों बैग्स पैक होकर वहीं अलमारी के पास रखे हुए थे। उसका रूम पूरी तरह से क्लीन था। वो उठकर बैठी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कितनी देर तक सोते रहे हम? इप्शिता ये सोच ही रही थी कि अभी अभी अभिमन्यु उसके रूम में आया और उसे उठा हुआ देखकर बोला, जाग गई आप? अब आपका फीवर ठीक है ना?
इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इप्शिता के माथे पर रखकर उसके शरीर का तापमान चेक करने लगा। इप्शिता अभिमन्यु को ऐसा करते देखकर धीमी आवाज में बोली, हम ठीक हैं, अब टेंशन मत लीजिए। अभिमन्यु इप्शिता के साथ बैठा था। अभिमन्यु कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा और उसने तुरंत अपना फोन जेब से निकाला। उसने देखा उसमें माँ सा की वीडियो कॉल आ रही थी। अभिमन्यु ने कॉल पिकअप कर ली और उसने माँ सा से बात करते हुए कहा, हेलो मासा, कैसी हैं आप? मासा ने अभिमन्यु को डांटते हुए कहा, अभिमन्यु, आज आपकी फ्लाइट थी, आप अभी तक यहाँ पहुँचे क्यों नहीं हैं? अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था ना, आपने फ्लाइट क्यों कैंसिल की? क्या आप हमें इसका रीजन बताएंगे? इप्शिता ने मासा की डांट सुनकर अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि उसकी वजह से ही अभिमन्यु को डांट सुननी पड़ रही थी। अभिमन्यु ने बहुत ही सहजता से जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली मासा, वो इप्शिता की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें फीवर आ गया था, इसलिए हमने सोचा एक दिन अगर और रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वैसे भी आप परेशान मत होइए, अब इप्शिता की तबीयत ठीक है और हम दोनों कल की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। मासा ने इप्शिता की बात सुनी और वो बड़ी ही धीमी आवाज में बोली, ठीक है, इप्शिता का ध्यान रखिएगा और हमारी बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए अभिमन्यु, अब हम शादी की डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे। 1 हफ्ते बाद आपकी और इप्शिता की शादी होकर रहेगी, सुना? यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इसलिए अब आप लोग अपना और समय बर्बाद ना करिए और जितनी जल्दी हो सके उदयपुर वापस आ जाइए। अभिमन्यु ने कहा, ठीक है मासा, हम आपकी बात समझ गए। इप्शिता मासा की सारी बातें सुनकर अपने मन में बोली, हमें शायद अभिमन्यु की बात नहीं माननी चाहिए थी, हमें एक दिन और यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, हमारी वजह से अभिमन्यु को इतना कुछ सुनना पड़ गया। इप्शिता ये सब सोच रही थी कि तभी अभिमन्यु ने फोन वापस अपनी जेब में रख दिया। वो इप्शिता से इससे पहले कि कुछ बोल पाता, इप्शिता ने बड़ी गिल्ट फील करते हुए कहा, आई एम सॉरी, आपको हमारी वजह से मासा से डांट सुनाई पड़ी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन इप्शिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करते हुए कहा, आपको हमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी हमने कल की टिकट बुक कर ली है, हम कल वापस घर चलेंगे। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे लीजिए, फिर हम डिनर करते हैं। इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे पहुंची तो उसने देखा अभिमन्यु पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। इप्शिता उसके पास जा ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग होने लगा। जैसे ही कमरे के अंदर से उसके फोन के रिंग होने की आवाज आई, इप्शिता अपने वापस कमरे की तरफ मुड़ गई। उसने जैसे ही मोबाइल फोन उठाकर स्क्रीन पर नाम देखा, उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, नंदिनी हमें इस टाइम कॉल क्यों कर रही है? इप्शिता वापस कमरे की तरफ मुड़ी और उसने कॉल पिकअप करते हुए कहा, क्या हुआ नंदिनी, तुम हमें इस टाइम कॉल क्यों कर रही हो? नंदिनी ने बड़े ही ड्रामा भरी आवाज में कहा, इशू, मैं ना तुझसे बहुत नाराज हूँ। तेरी आज की फ्लाइट थी, तू वहाँ पहुंची भी नहीं और तूने मुझे बताया भी नहीं। इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर बोली, अरे कैसी बात कर रही है यार तू, मेरी आज फ्लाइट थी लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि मुझे हल्का फीवर था और अभिमन्यु ने फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। जैसे ही इप्शिता ने ये बात कही, नंदिनी उसकी बात सुनकर बोली, क्या हो गया तुझे फीवर कैसे आ गया? इप्शिता ने कहा, अरे वो बस थोड़ा सा पानी में भीग गई थी इस वजह से। अरे तू परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इप्शिता की ये बात सुनकर नंदिनी ने पूछा, अच्छा तो फिर बता तू कब चल रही है? तुझे पता है मैंने सोचा था कि मैं भी तेरे साथ ही चलूंगी क्योंकि अब तेरी शादी में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो फिर मैं सोच रही थी अगर तेरे साथ ही चलूंगी तो ठीक रहेगा। और वैसे भी मैंने सारी पैकिंग तो कर ही ली है। बता मुझे कब की है तेरी फ्लाइट, मैं भी अपनी फ्लाइट उसी दिन की बुक कर लेती हूँ। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता कमरे की ओर मुड़ी और कॉल पिकअप करते हुए बोली, क्या हुआ नंदिनी, इतने देर रात कॉल क्यों कर रही हो? नंदिनी ने ड्रामे से भरी आवाज में कहा, इशू, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तेरी आज फ्लाइट थी, तू वहां पहुंच गई और मुझे बताया भी नहीं। इप्शिता ने कहा, अरे कैसी बात कर रही है तू, मेरी आज फ्लाइट थी लेकिन मैं नहीं गई, मुझे हल्का फीवर था और अभिमन्यु ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। नंदिनी ने पूछा, क्या हो गया तुझे, फीवर कैसे आ गया? इप्शिता ने बताया, थोड़ा पानी में भीग गई थी इस वजह से, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
नंदिनी ने पूछा, अच्छा तो फिर कब जा रही है? पता है, मैंने सोचा था तेरे साथ चलूंगी। तेरी शादी में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर तेरे साथ चलूंगी तो ठीक रहेगा। और मैंने पैकिंग भी कर ली है। कब की है तेरी फ्लाइट? मैं अपनी फ्लाइट उसी दिन बुक कर लूंगी। इप्शिता ने कहा, सीरियसली मेरे साथ चलोगी? आंटी से पूछ लिया? नंदिनी ने कहा, और क्या, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। मैंने मॉम से परमिशन ले ली थी और सब कुछ अरेंज करवा लिया था। लेकिन तू है कि अपने होने वाले पति से ही फुर्सत नहीं है। तू तो मुझे भूल ही गई है। अगर तू नहीं चाहती कि मैं अभी चलूं तो ठीक है, मैं नहीं चलूंगी। इप्शिता ने अपना हाथ सहलाते हुए कहा, बस कर, कितना ड्रामा करेगी? मैं तेरे ड्रामे से परेशान हूँ। फोन रख, मैं अभिमन्यु से बात कर लेती हूँ, फिर तू भी हमारे साथ चलना। नंदिनी ने कहा, ओके चल। इप्शिता ने अभिमन्यु को फोन किया। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में पूछा, दोपहर की फ्लाइट से क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्शिता ने धीरे से कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंदिनी भी हमारे साथ चलना चाह रही थी। अगर वो हमारे साथ चलेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम कंफर्टेबल रहोगी और शादी की तैयारी में तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। अगर नंदिनी चलना चाहती है तो ठीक है, हम उसका भी टिकट बुक कर लेंगे। इप्शिता ने धीरे से सिर हिलाया और कमरे में गई। उसने नंदिनी को कॉल कर बताया और उसे दोपहर में रेडी होने और सीधे एयरपोर्ट आने को कहा। नंदिनी अपना सामान पहले ही पैक कर चुकी थी और वो सुबह ही रेडी हो गई। वो बिल्कुल सही समय पर एयरपोर्ट पहुंच गई। वो इप्शिता की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। उसकी खुशी देखकर समझ में आ रहा था कि वो इप्शिता की शादी या फिर खुद समर्थ से मिलने को खुश है। इप्शिता जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची, उसे नंदिनी मिल गई और तीनों साथ में फ्लाइट में चढ़ गए। नंदिनी ने बिजनेस क्लास की फ्लाइट देखकर हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और मन ही मन बोली, पहली बार बिजनेस क्लास में चढ़ी हूँ और मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी होगी। इप्शिता ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया और चुपचाप उसके साथ सीट पर बैठ गई। सारा रास्ता दोनों बातें करती रहीं। अभिमन्यु नंदिनी और इप्शिता को बातें करते देख मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट लैंड हुई और अभिमन्यु की कार के साथ संजय भी खड़े थे। अभिमन्यु इप्शिता और नंदिनी के पास आकर बोला, आप लोग आराम से घर जाइए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करिएगा। इप्शिता ने कहा, ओके बाय। अभिमन्यु ने पलकें झुकाईं और नंदिनी उन दोनों को धीमी आवाज में बातें करते देख मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु अपनी कार में बैठ गया और इप्शिता नंदिनी के साथ संजय की कार में बैठ गई। कार में बैठते ही इप्शिता की नज़र कार के फ्रंट मिरर से पीछे पड़ी। अभिमन्यु की कार कोई देख रहा था और नंदिनी ने ये नोटिस करते हुए इप्शिता को छेड़ते हुए कहा, ओहो क्या बात है, तुम दोनों लैला मजनू की तरह बिहेव कर रहे हो। इस तरह इशारों में कौन बातें करता है, वो भी इतनी धीमी आवाज में? आखिर बात क्या है? इप्शिता ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, तू बेकार में बातें कर रही है। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अब तो मना करेगी ही, अपनी गलती कौन मानता है। ओह सॉरी, लेकिन ये गलती नहीं, प्यार है जो तुम दोनों में बढ़ रहा है। इप्शिता ने नंदिनी के हाथ पर धीरे से मारते हुए कहा, जस्ट शट अप, ये बेकार की बातें करना बंद कर और प्लीज घर पहुंचकर मम्मी पापा के सामने सब कुछ मत बता देना। नंदिनी ने इप्शिता को साइड हक करते हुए कहा, पागल हूँ क्या मैं तुझे छेड़ सही थी और वैसे भी ये अच्छी बात है ना कि तुम दोनों में इतना प्यार बढ़ रहा है। अब तो तुम दोनों को हमेशा साथ रहना है तो अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। मुझे अच्छा लगा तुम दोनों को इस तरह देखकर। इप्शिता मुस्कुराई। थोड़ी देर में उनकी कार सूर्यवंशी हवेली के सामने रुकी। नंदिनी और इप्शिता कार से बाहर निकली। लगभग डिनर का समय हो चुका था। सूर्यवंशी हवेली में इप्शिता के मम्मी पापा के साथ उदय भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। इप्शिता और नंदिनी घर के अंदर आईं। इप्शिता ने कहा, मम्मी पापा हम आ गए। उदय पीछे मुड़ा। उसने नंदिनी को इप्शिता के साथ देखकर मुस्कुराया और जल्दी से उठकर उनके पास आया। उसने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, इशू हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आओ अंदर। इप्शिता उदय से गले मिल गई। उदय ने नंदिनी की ओर देखकर कहा, नंदिनी हमें आइडिया नहीं था कि आप इशू के साथ आ जाएंगी। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, क्यों, मुझे इशू के साथ नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, हम तो आपको देखकर बहुत खुश हुए हैं। नंदिनी ने कहा, मैं भी उदय। नंदिनी को दरवाजे पर खड़े होकर बात करते देख इप्शिता की माँ का थोड़ा मुंह बिगड़ गया। उन्होंने इप्शिता से कहा, जाइए आप लोग फ्रेश होकर आइए, फिर हम साथ में डिनर करते हैं।
इप्शिता के पिता ने इप्शिता के गाल को थपथपाते हुए कहा, बेटा, आपके सारे एग्जाम कैसे हुए? वहाँ अभिमन्यु के साथ एंजॉय तो किया ना? अभिमन्यु ने आपकी अच्छी तरह से देखभाल की? इप्शिता ने धीरे से सिर हिलाया। इप्शिता की माँ ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? कुंवर सा इप्शिता को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर गए हैं तो उन्होंने अच्छे से ही ध्यान रखा होगा। आपको इप्शिता से ये सारे सवाल करने की जरूरत नहीं है। इप्शिता, आप रूम में जाएं और फ्रेश होकर जल्दी वापस आइए। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हम साथ में डिनर करेंगे। इप्शिता ने सिर हिलाया और अपने रूम की ओर जाते हुए बोली, नंदिनी, क्या कर रही हो? चलो ऊपर। इप्शिता नंदिनी को लेकर अपने रूम में गई। थोड़ी देर बाद वो लोग फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गईं। इप्शिता खाना खा ही रही थी कि उसे अभिमन्यु की याद आई। उसने मन ही मन सोचा, अभिमन्यु, वो भी अपने घर पहुंच गए होंगे। पता नहीं उन्होंने डिनर किया होगा या नहीं। इप्शिता का खाना खाने में मन नहीं लग रहा था। वो अभिमन्यु के बारे में ही सोच रही थी। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु अपने घर के डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ था। मासा ने अभिमन्यु से कहा, आपके प्रोजेक्ट का वहाँ काम अच्छी तरह से चल रहा है ना? अभिमन्यु ने कहा, जी मासा, सब कुछ ठीक चल रहा है। मासा ने कहा, तो फिर ठीक है, अभी आप डिनर करने के बाद रेस्ट कर लीजिए। कल से आपको ऑफिस भी ज्वाइन करना है। आपको नहीं मालूम ऑफिस में कितनी सारी चीजें रुकी हुई हैं। अभिमन्यु ने कहा, मासा, हम जानते हैं। मासा से बात करते हुए अभिमन्यु खाना खाते हुए बोला, पता नहीं इप्शिता ने खाना खाया भी होगा या नहीं। वहाँ मुंबई में तो वो हमेशा हमारे साथ ही डिनर करती थी। डिनर क्या, हम लोग तो अपना ब्रेकफास्ट और लंच भी एक साथ ही करते थे। अभिमन्यु के दिमाग में यही बातें चल रही थीं। तभी उसके सामने इप्शिता की सारी यादें, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, उसकी आंखों में सामने फ्लैश होने लगीं। वो इप्शिता को याद करके मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन कहा, हम इप्शिता के बारे में सोचकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अभिमन्यु ने खुद से ये सवाल किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इप्शिता के बारे में ये सब कुछ कैसे और क्यों सोच रहा है। वहीं इप्शिता भी बार बार अभिमन्यु के बारे में सोच रही थी। क्रमशः